हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विज्ञान यानी साइंस रिलेटेड एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी टेट में एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सभी इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, साइंस से जितने भी क्वेश्चन आए हैं विज्ञान से, मतलब चाहे वो भौतिक का हो, रसायन का हो या फिर बायोलॉजी का हो, जीव विज्ञान का, तो उन सभी को हम इसमें इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। इसका पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस पर चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। आदित्य रंजन सर के बुक से है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे जो इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी पूछे हुए क्वेश्चन, इसके बाद हम उसमें व्याख्या कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे। देखिए, चलिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा गया था 2021 के पेपर में, पेट में। तो इसमें से बताना है कि प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, उसका जो है क्या है, एसआई मात्रक बताना। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ओम से डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आया था 2022 के पेपर में, पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी मापने की इकाई है, ये किसका एक माप है। मतलब इनमें से बताना है कि ये किसका माप, मतलब दूरी तो मापा जाता है लेकिन प्रकाश वर्ष जो होता है इसमें से किस प्रकार की दूरी को मापा जाता है। तो ये मापते हैं हम तारकीय दूरी। तारकीय मतलब दो ग्रहों के बीच की जो दूरी होती है उसको जो मापते हैं उसको हम प्रकाश वर्ष में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर देखा जाए तो इस तरीके से प्रकाश वर्ष जो है दूरी की दूसरी सबसे बड़ी इकाई है, जो कि एक खगोलीय या तारकीय दूरी का एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा, ये भी डाटा पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से बताना है कि प्रकाश वर्ष पुरातात्विक मापटन की इकाई क्या है। ठीक है। 2021 के पेपर में प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें 2022 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रकाश वर्ष जरूर आपको जानिएगा। इसमें जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसके लिए ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है उसको हम कहते हैं पारसेक। ये दूसरी सबसे बड़ी इकाई है दूरी की, ये जान लीजिएगा। पहली कौन सी है, पारसेक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से बताना है कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक हॉर्स पावर ये बराबर होता है 746 वाट के। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, जो कि ये शक्ति का मात्रक है या फिर शक्ति की इकाई है। और एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड भी होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे विज्ञान से, तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बताना है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, किस कारक पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए, इसमें से अगर देखा जाए तो चालक का जो पदार्थ है, मटेरियल, उस पर निर्भर करता है। ठीक है। लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध, और इसके अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल के विपरीत इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन जो चालक की आर्द्रता है इस पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। क्यों नहीं होता, आगे देखते हैं। क्योंकि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है धातु अथवा पदार्थ पर उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के निर्भर करता है, अर्थात चालक की आर्द्रता का प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अगर हम देखा जाए तो रो बराबर आर इंटू ए अपान एल जो फार्मूला है, इस सूत्र से हम देखते हैं कि प्रतिरोधकता क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है। ए क्या है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एल लंबाई है, तो इस पर क्या है, निर्भर करता है। और रो जो है ये प्रतिरोधक को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। जो ठोस चालक है, कोई चीज़ है, पदार्थ है, तो उसमें जो धारावाहक होते हैं वो उसमें कौन सी चीज़ होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है यही प्रतिरोध
धारावाहक का काम करते हैं ठोस चालकों में, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठोस चालक में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं क्योंकि वह ऋण आवेशित होते हैं और कमजोर रूप से जो है ये व्यवस्थित रहते हैं और मुक्त रूप से चालन करते हैं, जिनके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है इधर से उधर। चलिए क्वेश्चन नंबर डी 7, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में जब स्विच क्या हो, इनमें से बंद हो। ठीक है, स्विच क्या हो, बंद हो, तब बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जब विद्युत परिपथ में स्विच बंद होता है तभी धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि एक बंद स्विच सर्किट को पूरा करता है और विद्युत स्रोत से लोड तक वापस विद्युतावेश के प्रवाह के लिए जो है मार्ग प्रदान करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें से स्विच यहाँ पे जो है ओपन है स्विच, तो यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए बंद है स्विच, तो इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है इनमें से? ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो नीला, नारंगी, बैगनी सभी है, लेकिन सफ़ेद उसमें 7 रंगों में से नहीं होता, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो देखिए 7 रंग होते हैं, 7 में इन्हें विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। विब, वाई फॉर वायलेट मतलब नीला, ठीक है, आई फॉर इंडिगो नीला, ये भी होता है। बी फॉर ब्लू आसमानी, ठीक है, जी फॉर ग्रीन हरा, वाई फॉर येलो पीला, और ओ फॉर ऑरेंज नारंगी, और आर फॉर रेड लाल। इस तरीके से 7 रंग होते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से बताना तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तारों का रंग इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो होता है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है, जो कि उसका तापमान जिस तरीके से होगा तो उसका रंग उसी तरीके से परिवर्तित होगा, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि गर्म तारे जो होते हैं वो नीले दिखाई देते हैं और ठंडे तारे जो होते हैं वो लाल दिखाई देते हैं। ठीक है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? इनमें से बताना है। तो इसमें जो वाष्प पाए जाते हैं इन दोनों ट्यूब में और CFL में, वो होता है पारे का, Hg का, मरकरी का, जो कि क्या होता है, प्रकृति में विषैला होता है, तो यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि कमरे के तापमान पर जो है पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, बल्ब के अंदर की बात करेंगे तो फिलामेंट जो होता है वो किसका लगा होता है, टंगस्टन का लगा होता है, जो कि एक उच्च गलनांक वाली सर्वाधिक मजबूत धातु, और बल्ब के अंदर जो है कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन गैस भरी होती है, ये भी याद रखिएगा। CFL में अगर देखा जाए तो पारे का वाष्प होता है, ये आपको याद रखना, दोनों चीज़ें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत अथवा नियम पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या बताता है हमें कि यदि किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी तरल में अगर डुबोया जाता है तो वो ऊपर की ओर एक बल, यानी जिसको कहते हैं उत्प्लावन बल, वो आरोपित करती है, जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, तो ये कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग होता है? ठीक है, अब ऑप्शन कुछ इस तरीके से इसमें देख सकते हैं, एसिड जो प्रयोग होता है उस एसिड का नाम क्या है? तो उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। ठीक है, बैटरी जो कार की बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है, जो विद्युत प्रवाह को सुगम बनाता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सक्षम बनाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नींबू का खट्टा स्वाद जो होता है उसमें साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, इसीलिए खट्टा स्वाद होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है ये किसमें पाया जाता है? फलों और सब्जियों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। सभी अम्लों में समान तत्व इनमें से कौन से हैं? तो सभी अम्लों में समान तत्व इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है पानी में, जब अम्ल क्या होता है पानी में घुलता है तब H+ आयन देता है, और ये अम्ल की यही परिभाषा की, इसी के आधार पर कह सकते हैं सभी अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से दिया गया कि बिछुआ यानी कि नेटल जो होता है इसकी पत्तियों के चुभने वाले बालों में
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो उसमें अगर देखा जाएगा तो होता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट है, मेथेनोइक अम्ल। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल या फिर इसको कहते हैं फार्मिक अम्ल। इसका जो सामान्य जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCOOH। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? इनमें से बताना है। तो कौन सा रासायनिक छोड़ने से ये बनता है CO2 अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से? तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 गैस निकलता है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। कहाँ पर? आग के पास। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये अपक्रिया इसमें क्या होता है कि ये है इसका फार्मूला NaSCO3, और ये जब टूटता है तो इस तरीके से H2O और Na2CO3 बनता है। चलिए, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? इनमें से बताना है। देखिए, वाशिंग सोडा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन सा नाम होता है? बेकिंग सोडा की नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और वाशिंग सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसके लिए राइट है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वाशिंग सोडा या फिर इसको धोने का सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट के नाम से फेमस है। फार्मूला इसका है Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 19, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड विलयन है ये बताना है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये जो होता है ये सोल प्रकार का कोलाइड विलयन है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोलाइड विलयन एक सजातीय गैर क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जिसमें एक पदार्थ के बड़े अणु या अति सूक्ष्म कण होते हैं जो दूसरे पदार्थ के माध्यम से फैले होते हैं, जैसे कि जेल। जबकि सोल जो होता है एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें फैला हुआ चरण ठोस होता है तथा परिक्षेपण माध्यम तरल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में अगर देखेंगे तो 18 कैरेट सोने का मतलब है कि उसमें जो खरा सोना है उसमें सिर्फ और सिर्फ 75% है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्य 25% उसमें धातुएं मिली होती हैं, जैसे कि चांदी, निकल, तांबा, ये सभी मिलाए जाते हैं। सोना जो है कमजोर धातु है, ये अन्य धातुओं को इसमें मिलाकर इसको जो है थोड़ा सा ठोस बनाया जाता है। 24 कैरेट सोना जो होता है पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, यानी 24 कैरेट जो होता है इसमें 100% जो है सोना होता है। 22 कैरेट सोने में मात्र 91.6% जो है शुद्ध सोना होता है, पाया जाता है। लेकिन तो यह आभूषण बनाने के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त तो सोना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान दिया, 18 कैरेट सोना में 75% सोना होता है। चलिए, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप किया जाता है? भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर हम जो लेप करते हैं वो धातु है टिन। टिन का लेप करते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, जिंक के स्थान पर उपयुक्त में से टिन का लेप किया जाता लगाया जाता है, जो कि जिंक से कम अभिक्रियाशील है, अर्थात ये भोजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा एवं इसकी परावर्तक क्षमता अन्य की अपेक्षा अत्यधिक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, इनमें से किस प्रकार से लेपित होते हैं या क्या चीज़ें लगी होती हैं? तो वो होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन लगा होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। टेफ्लॉन एक प्रकार का पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, और ये एक सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर है जो कि अपनी गैर चिपचिपी प्रकृति और उच्च गलनांक के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है इनमें से? ठीक है, वनस्पति रेशा की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नायलॉन जो होता है वनस्पति रेशा नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नायलॉन जो है पहला एक कृत्रिम रेशा है, बाकी पॉलिएस्टर और एक्रेलिक जो है आदि एक कृत्रिम रेशे जो कि हैं ये भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ठीक है, और नायलॉन जो है पहला कृत्रिम रेशा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस जानवर से में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? इनमें से तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो उसका नाम है स्टारफिश।
स्टार फिश में क्या होता है, जल संवहनी तंत्र होता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र जो है संघ इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में पाया जाता है। अब इसमें से प्रकृति में देखा जाए तो स्टार फिश संघ इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है, अर्थात स्टार फिश में जो है विकसित जल संवहनी तंत्र जो है पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इकाइनोडर्मेटा के मुख्य सदस्य में समुद्री आर्चिन आता है, समुद्री खीरा हो गया, भंगुर तारा हो गया, क्रिनोइड्स हो गया, ये सभी जो है संघ इकाइनोडर्मेटा के जो है क्या है, मुख्य सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी इसमें से कौन सा प्राणी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बुद्धिमान स्तनधारी प्राणी की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी प्राणी है, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए स्तनधारियों में जो है बुद्धिमान डॉल्फिन है, क्योंकि डॉल्फिन के पास अपेक्षाकृत एक जटिल और बड़ा मस्तिष्क है और एक सामाजिक जीव है, जिसके कारण ये बहुत सारी बातें प्रक्रिया आज सरलता से सीख जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, पादप कोशिका यानी कि पौधे कोशिका भित्ति में, पौधों की कोशिका भित्ति में निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है किससे बनी होती है, इसमें से बताना है। तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखिएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पादप कोशिका में सेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका की बात करेंगे तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकान पाए जाते हैं, और कवक जो होते हैं काइटिन की बनी होते हैं। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पौधे अपने जो पोषक तत्व हैं वो मुख्यतः मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी। ठीक है, क्योंकि पौधे में पाए जाने वाले बड़े पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व जैसे कि लोहा, जस्ता, तांबा, बोरान, मैग्नीज, मोलिब्डेनम जैसे तत्व किसमें पाए जाते हैं, सभी ये सभी मिट्टी में पाए जाते हैं और मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, इनमें से बताना है। तो पौधों का विकास बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, इन तीनों से प्रभावित होता है। अगर इनमें से कुछ कम या ज़्यादा मिलता है तो उससे क्या है, पौधे के विकास पर प्रभावित पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं, जो कि पौधे के विकास में सहायक है। इसलिए प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से पौधों का विकास प्रभावित होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और प्लस पानी H2O लेता है। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो इसमें आपका ये ग्लूकोज बनता है 6C6H12O6 और फिर पानी बनता है और फिर इसके बाद ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का जो है निर्माण करता है। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाए जिससे कि ऑक्सीजन अधिक से अधिक जो है निर्माण करे पौधा। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल रंग के प्रकाश की उपस्थिति में सर्वाधिक जो है प्रकाश संश्लेषण। तो ये भी पूछ सकता है कि किस रंग की उपस्थिति में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो लाल रंग की उपस्थिति में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो फ्लोएम और जाइलम ये दोनों अगर देखा जाए तो ऊतक हैं, और ये दोनों जो होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पौधों में खाद्य पदार्थ और आवश्यक जो सूक्ष्म तत्व हैं ये इसको ले जाने लाने का कार्य यही फ्लोएम करता है। और जाइलम जी होता है, जाइलम क्या करता है, ये जल और घुलनशील पोषक तत्वों का जो है लाता और ले जाता है नीचे से लेकर ऊपर तक। तो इन दोनों के काम याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। इनमें से कौन सा कार्य है जो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। तो वो कार्बनिक यौगिक का नाम बताना है। तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम है मेथेनॉल। क्या नाम है, मेथेनॉल है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, मेथेनॉल। जब मेथेनॉल का सेवन किया जाता है तब यह लीवर में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है, और मेथेनॉल कोशिका के घटकों के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे प्रोटोप्लाज्म का जमा होता है। इस प्रकार यह कार्य करता है शरीर के अंदर जाकर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, पहला दिया गया कि यह श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोगजनकों को रोकता है, तो बिल्कुल गलत है ये। इसमें स्वर रज्जु होते हैं, ये भी गलत है। यह उपाय एक अंग से बना और ग्रासनी को श्वास नली से जोड़ा गया, तो ये इसके बारे में सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पर स्थित होता है तो मनुष्य के ग्रीवा में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है,
इनमें से बताना त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। 2021 के पेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो त्वचा की जो ऊपरी सतह है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो कहलाती है अधिचर्म, मतलब एपिडर्मिस। उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, एपिडर्मिस। ठीक है। त्वचा की जो मुख्य, मानव की त्वचा जो होती है, तीन मुख्य परत होती है उसमें, अधिचर्म, चर्म और अधश्चर्म, जिसमें अधिचर्म सबसे बाहरी परत है, चर्म जो है मध्य परत बीच वाली है, और अधश्चर्म जो है सबसे गहरी परत है। तो तीन प्रकार का ये चर्म है, इसको आपको याद रखना है त्वचा के प्रकार में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दिया गया संतरा में क्या पाया जाता है। 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है। संतरे में अगर देखा जाए तो विटामिन सी प्राप्त होता है संतरे से, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विटामिन ए मुख्य रूप से मछली के मांस में, विटामिन बी डेयरी पदार्थ एवं मांस में पाया जाता है। चलिए, कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, इसमें से कर्कट जनक रसायन अगर पूछा है, कर्कट मतलब कि ये कैंसर से रिलेटेड है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, कैंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया की अगर हम बात करेंगे तो निमोनिया जो होता है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया से ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और टाइफाइड जो होता है मनुष्य के लीवर को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 है, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मतलब क्या मापना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से हम रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापते हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका आविष्कार सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल रिटरवान बास के द्वारा 1881 में इसका जो है आविष्कार किया गया था। नॉर्मल जो बीपी ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। अगला यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगला जो होगा वो हमारा है जीके स्टैटिक जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन, तो इसमें हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।